नरेंद्र दामोदर दास मोदी। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। एक ऐसा नाम जो कि भारत के देशवासियों के दिल में है। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी सत्ता की। तो 2014 में राष्ट्रीय भवन में उन्होंने शपथ ली थी पीएम की। तब बीजेपी के पास 7 राज्य थे और आज के टाइम पे 21 राज्य हो चुके हैं, जो कि है गुजरात, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, असम, छत्तीसगढ़, साथ साथ उड़ीसा, त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश। आज बीजेपी भारत के 80% ऑफ स्टेट्स में पहुंच चुकी है। पर इसमें मुद्दा ये उठता है कि बीजेपी के आने के बाद भारत में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड्स, बिजनेस, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए। तो आज के इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा, तो अंत तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, मेरे कांकेर के भाइयों बहनों मुझे बताइए कि हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। 26 मई 2014 के दौरान राष्ट्रीय भवन में मोदी जी ये शपथ लेते हैं पीएम की। पर उससे भी पहले गुजरात सरकार में वो सीएम रह चुके हैं। 1995 में केशुभाई पटेल बीजेपी के प्रथम सीएम थे। उसके बाद शंकर सिंह वाघेला आए और फिर दिलीप पारेख और फिर से केशुभाई पटेल। और 2001 के धरतीकंप के दौरान उन्होंने ये कहा था कि मैं सीएम की पदवी छोड़ रहा हूँ। फिर 7 अक्टूबर 2001 को सीएम बने नरेंद्र दामोदर दास मोदी। 2001 से लेकर 2012 तक उन्होंने गुजरात के लिए कई काम किए और फिर 2014 में उन्हें लोकसभा की 2 सीट्स मिलती है, जो कि वाराणसी और वडोदरा। दोनों प्रांत में उनकी जीत होती है, जबकि वाराणसी में उन्होंने एएपी यानी कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल को हराया और मधुसूदन मिस्त्री जो कि कांग्रेस के नेता थे उनको वडोदरा में हराया। आपको पता ही है कि एक प्रांत में एक ही नेता लड़ सकता है, कोई भी नेता 2 प्रांत की सीट्स नहीं ले सकता। इसलिए उन्होंने वडोदरा की सीट छोड़ दी और वाराणसी की सीट ही रखी। और फिर बीजेपी ने 543 सीट्स में से 282 सीट्स को कलेक्ट किया। जब नरेंद्र मोदी पीएम बने तब बीजेपी के पास सिर्फ 7 राज्य थे, जो आज 21 राज्य पहुंच चुके हैं। अब सवाल ये आता है कि बीजेपी की सरकार आने के बाद पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल सिचुएशंस, नेशनल ट्रेड्स और इंटरनेशनल ट्रेड्स में क्या क्या चेंजेस हुए, उसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं। अब सबसे पहले आते हैं पॉवर्टी में। तो पॉवर्टी का मीनिंग क्या होता है कि कोई एक इंसान जो है वो अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाता, जैसे कि फूड्स, शेल्टर, क्लॉथ्स, हाउस, लाइक दैट। बट उसमें जानते हैं कि बीजेपी की सरकार आने के बाद, नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के बाद पॉवर्टी में क्या क्या चेंजेस है। हमारे देश में अमीरों की संख्या ज्यादा है पर गरीबों की संख्या उससे भी ज्यादा है। 2019 के एक डेटा अनुसार रूरल पॉवर्टी जो है वो 11.6%, अर्बन पॉवर्टी जो है वो 6.3% और एक्सट्रीम पॉवर्टी जो है वो 10.2% है। और उसी के दौरान 2005 से लेकर 2015 के यूएनडीपी के एक डेटा के अनुसार 27 करोड़ लोग यानी कि 270 मिलियन पीपल जो है वो गरीबी रेखा से नीचे आ गए, गरीबी से दूर हो गए। तो भी आज भारत में कितने परिवार जो है वो कितने गरीब है, जिसको 3 टाइम का खाने को भी नहीं मिलता, फूड्स नहीं मिलते, शेल्टर नहीं मिलती, हाउसिंग फैसिलिटीज में नहीं मिलती, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलते। पर सरकार इसके लिए प्रयत्न कर रही है। और इसी के दौरान 2005 में एक योजना आई थी जिसका नाम था मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और फिर आई थी PMAY, PMGDY। और उसी के दौरान कितनी योजना आई जो गरीब के लिए बनाई गई, गरीबों के लिए बनाई गई, उसको बहुत ही फायदा हो। उसमें से 2 योजना है जो बहुत महत्व की है, जिसमें से पहली है प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना, जिसमें से फ्री राशन गरीबों को दिया जाता है। दूसरी हेल्थ केयर की आती है तो आयुष्मान कार्ड, जिसमें 10 लाख रुपए तक की फ्री चेकअप की सुविधाएं गरीबों को दी जाती है। अब दूसरी समस्या आती है जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट।
नॉर्मली जो गरीबी है वो किससे उत्पन्न होती है? बेरोजगारी से। और बेरोजगारी किससे उत्पन्न होती है? हाई पॉपुलेशन से। और एम्प्लॉयमेंट का सीधा अर्थ निकलता है जिसको काम करना है पर उसको काम नहीं मिलता। और दूसरे अर्थ में ये मतलब निकलता है कि जिसको काम करना तो है और उसके पास प्रोफेशन भी है, उस प्रोफेशन के अनुसार उसको काम नहीं मिलता। लाइक जो सीए है उसको क्लार्क की नौकरी करनी पड़ती है। और इसी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सबसे ज़्यादा 2020 में था जब कोविड-19 चल रहा था, 8%। और आज के दौरान यानी कि 2026 में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट सिर्फ 5% ही है। और वस्ती भी देखिए कितनी बड़ी है और उसमें भी 5% है, तो आप ये तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि कुछ तो ग्रोथ तो हुआ है। और अनएम्प्लॉयमेंट के बाद आता है इकोनॉमिकल पॉलिसी। तो मोदी सरकार की इकोनॉमिकल पॉलिसी क्या थी कि वो प्राइवेटाइजेशंस और लिबरलाइजेशन के ऊपर फोकस करे, उसके ऊपर ध्यान दे। तो उसके दौरान उन्होंने 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया, 2017 में जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया। और इसी के साथ साथ 8 सालों में जीडीपी का रेट जो है वो 5% से बढ़ चुका है। और उसी के साथ साथ यूपीआई को भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि आप कैशलेस भी ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। और 2015 में जापान के डील के अनुसार मुंबई और अहमदाबाद के बीच एक ट्रेन को शुरू करने का प्लान है। अब दूसरी बात आती है नेशनल और इंटरनेशनल ट्रेड्स की। तो नरेंद्र मोदी जी 2014 से लेके 2026 तक 100 ट्रिप्स कर चुके हैं और 80 कंट्रीज में अपना दबदबा जो है, भारत देश का दबदबा घुमा चुके हैं। और कई ट्रेड्स और कई डील्स जो है वो भारत के साथ हो चुकी है और कई रिलेशनशिप्स 2014 से लेके 2026 तक बनाए हैं। और उसी के साथ साथ सत्ता में लगातार तीसरी बार पीएम बनने का रिकॉर्ड जो है वो नरेंद्र मोदी जी ने तोड़ दिया। उससे पहले 1947 से लेके 1973 तक जवाहरलाल नेहरू जी थे और उससे बाद इंदिरा गांधी जी, अब ये तीसरे नरेंद्र मोदी जी जो कि भाजपा के हैं। जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा गांधी जी तो कांग्रेस के थे। लगातार तीसरी बार बीजेपी में पीएम रहने वाले ये सबसे पहले इंसान। तो नरेंद्र मोदी जी ने 2014 से लेके 2026 तक कई काम किए, जैसे कि स्किल डेवलपमेंट, मेकअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और गरीबों के लिए भी कई सोचा है और अभी भी वो सोच ही रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।